नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दिन भर की बड़ी खबरों की बात इस शो में हम करते हैं। हम आपको दिखाते हैं दिन भर की हेडलाइंस क्या रही हैं, बड़ी खबरें क्या रही हैं, जिस पर देश भर में चर्चा हुई है, राज्यों की बड़ी खबर रही है क्या रही है और उसकी फाइनल रिपोर्ट क्या कहती है। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से आ रही खबर की, जहां गोकशी का मामला नहीं थम रहा। बीते 8 महीने में 14 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें या तो गोवंशों को मार दिया गया या फिर हिंदूवादी संगठनों के समय पर पहुंच जाने की वजह से उन्हें बचा लिया गया। लेकिन अब नगर निगम भोपाल के अत्याधुनिक स्लॉटर हाउस से गोमांस की सप्लाई का मामला सामने आया है, जिसके बाद माहौल गर्म हो गया है। भोपाल जिला प्रशासन ने गौमांस की पुष्टि होने के बाद स्लॉटर हाउस को सील कर दिया है। विरोध में हिंदू संगठनों ने कमिश्नर कार्यालय का घेराव और सड़क पर मार्च निकालकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल 17 दिसंबर की रात भोपाल पुलिस मुख्यालय के सामने मां भवानी हिंदू संगठन ने मांस से भरा एक ट्रक पकड़ा था। डॉक्टर बेनी प्रसाद गौर को आयुक्त संभाग आयुक्त द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। आगे अभी यही पॉइंट है, अभी पुलिस की विवेचना चल रही है। पुलिस की विवेचना के पश्चात जिन जिन को भी दोषी पाया जाएगा उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस ट्रक में जो मांस का परिवहन हो रहा था वो गोमांस था। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और अधिकारी पहुंचे। पुलिस ने सबसे पहले ड्राइवर नवेद को गिरफ्तार किया। इसके बाद इस मांस को लैब में टेस्टिंग के लिए राज्य पशु चिकित्सालय जहांगीराबाद भेजा गया। अब इसकी लैब रिपोर्ट आ गई है, जिसमें स्पष्ट हो गया है कि 26 टन मांस जो पुलिस ने जब्त किया था वो गोमांस ही था। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, गोमांस या गो कटाई के मामले में बख्शा नहीं जाएगा। मैंने भी स्पष्ट कमिश्नर नगर निगम को कहा है कि जो भी दोषी हैं, चाहे वो व्यापारी हो या अधिकारी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सस्पेंड करना चाहिए। संबंधित अधिकारी जो डॉक्टर था, जिसकी मैम जिम्मेदारी थी, उसकी जिम्मेदारी को उच्च स्तरीय बातचीत करके और उसको सस्पेंड करवा दिया। मंत्रिमंडल की कैबिनेट का डिसीजन है, वो भी प्रदेश के डोमेन में है और साथ ही साथ जो इनने ओमान को या विदेश में सर्टिफिकेट दिया है कि आप जैसा मांस चाहते हो वैसा मांस देंगे, आप तो खरीदो हमसे। तो ये पूरी पिक्चर ये बताती है कि ये गाय के वध करने में इनका महारत है। इन लोगों को ये गाय की रक्षा नहीं करना चाहते, गाय के नाम पे वोट लेना चाहते हैं, गाय माता के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। इस मामले पर हिंदू संगठन का कहना है कि भोपाल नगर निगम के स्लॉटर हाउस से गोमांस की सप्लाई की जा रही थी। भोपाल से गोमांस दूसरे प्रदेशों और फिर विदेशों में भेजने की जानकारी भी मिली है। प्रदर्शन करने का कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है, हमारी 12 मांगे हैं मोहन यादव जी से, जिसके संबंध में आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। 17 दिसंबर 2025 भोपाल के बाद मध्य प्रदेश और अब आप लोग के माध्यम से देश, किसी से नहीं छुपा कि भोपाल की धरती पे सैकड़ों गायों की हत्या करके उनका मांस बॉम्बे और बॉम्बे से विदेश एक्सपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन अधिकारियों की कमजोरी और लापरवाही की वजह से जो कंटेनर हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा था, क्योंकि ये एक दिन की घटना नहीं है, हमारे पास कई दिनों से सूचना थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस दिन हमने कंटेनर पकड़ा, अधिकारियों ने कानूनी दाव पेच हमको फंसा करके उनने बोला कि नहीं, कंटेनर अपन जब्त नहीं कर सकते, इसलिए हमको छोड़ना पड़ेगा। उनने वो कंटेनर वापस से जिस कंपनी के हाथ से हम छीन के लाए थे उस कंपनी को सुपुर्द कर दिया। जिस प्रकार से विगत दिनों भोपाल में एक बड़ी घटना सामने आई, 26.5 टन गौमांस भोपाल में नगर निगम के द्वारा संचालित कांजी हाउस से निकलते राष्ट्रीय बजरंग दल और हिंदू संगठन जय भवानी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। उसके बाद भी आज तक मध्य प्रदेश सरकार, नगर निगम चुप्पी साधे हुए, राष्ट्रीय बजरंग दल और पूरा हिंदू समाज
जय भवानी संगठन ये मांग करता है कि तत्काल प्रभाव से जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको निलंबित कर उनके ऊपर रसूखा की कार्रवाई की जाए। वर्तमान में मैं ये देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दुर्दशा गौ माता की है। और प्रदेशों को छोड़िए, हम लोग कथा वक्ता हैं, जाते रहते हैं सभी जगह, मतलब मध्य प्रदेश को छोड़ के भी और दूसरे प्रदेशों में जाने को मिलता है, लेकिन जो दुर्दशा गौ माता की मध्य प्रदेश में है वो किसी प्रदेश में नहीं है ना। सड़कों में आप देखेंगे, जहाँ देखें गौ माता की दुर्दशा कर रखी है सरकार ने। पुलिस के मुताबिक अंतिम रिपोर्ट और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। मामले में स्लॉटर हाउस के संचालक असलम चमड़ा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही मांस की सप्लाई चेन, चेकिंग और परिवहन से जुड़े बिंदुओं पर जांच की जा रही है। नगर निगम ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए डॉक्टर और 11 कर्मचारियों को निलंबित किया है। इन दिनों मध्य प्रदेश लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पहले इंदौर का दूषित पानी से मौत, अब भोपाल में बड़ी मात्रा में गौवंश बरामद होना। आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह के काउ स्लॉटर में इन्वॉल्व हैं और ये नेक्सस क्या है, सब लोग ये जानना चाह रहे हैं। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक। देश भर के गिग वर्कर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आई। सरकार के दखल के बाद ऑनलाइन ऑर्डर्स पर 10 मिनट डिलीवरी का नियम हटा लिया गया है। इस फैसले से स्विगी, जोमैटो समेत तमाम फूड और ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले डिलीवरी बॉयज में खुशी की लहर दौड़ गई। एक रिपोर्ट देखते हैं। तेज डिलीवरी के दबाव में जान जोखिम में डालकर काम करने वाले गिग वर्कर्स के लिए ये फैसला राहत लेकर आया है। 10 मिनट में ऑर्डर पहुंचाने की मजबूरी के चलते सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया था। लगातार मिल रही शिकायतों और संगठनों की मांग के बाद सरकार ने हस्तक्षेप करते हुए इस नियम को हटाने का फैसला लिया है। क्या लगता है कि 10 मिनट का जो समय सीमा हटाया है, कितना इसका आप लोगों को लाभ मिलेगा? सर, इस 10 मिनट के समय सीमा हटाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग जब काम करेंगे तभी पैसा मिलेगा हमें, ठीक है। और जैसे कि उन्होंने इंसेंटिव रख रखे हैं कि इतने ऑर्डर मारने पे इतना रुपया मिलता है, वो इंसेंटिव हटा के अगर हमारी इनकम ही बढ़ा दी जाए तब जाके कुछ बेनिफिट है, नहीं तो हम तो गुलाम ही हैं आज भी। सर, अगर जनरली बात की जाए ना तो जितने भी राइडर होते हैं कुछ ना कुछ पढ़े लिखे होते हैं, मगर इन राइडरों की हालत उन अनपढ़ों से भी गई गुजरी होती कि जो मैं बयान नहीं कर सकता। अब इस मामले में कहा जाए तो एक लंच पीरियड टाइम क्या होता है, जनरली आम लोगों का एक लंच पीरियड टाइम क्या होता है, 12 से 2 मान लीजिए, मगर राइडरों का जनरली लंच टाइम होता है 5 से 6। डिनर टाइम क्या होता है, डिनर टाइम क्या होता है जनरली लेटेस्ट 10 बजे तक, मगर राइडर लोग को होता है 12 से 1, क्योंकि एक टर्म एंड कंडीशन कंपनी ने ऐसी डाल रखी है कि उस वजह में आप सांस नहीं ले सकते। अब डिलीवरी पार्टनर्स को समय के दबाव से कुछ हद तक निजात मिलेगी और सड़क सुरक्षा भी बेहतर होगी। डिलीवरी बॉय का कहना है कि ये कदम उनकी सुरक्षा, सेहत और सम्मान के लिए बेहद जरूरी था। जितने भी राइडर हैं या जितने भी कहा जाए गिग वर्कर, सबको मिलते हैं ये। कभी 26 ऑर्डर का रहता है, कभी 27 का, कभी 28 का भी रहता है, कभी 24 का भी रहता है। लेकिन यह है कि जो 26 ऑर्डर जो डिलीवर करने में वो 14 से 15 घंटे लगते हैं। अब 14 से 15 घंटे अगर आदमी काम करेगा, 26 ऑर्डर डिलीवर करेगा, 26 ऑर्डर में जो हमारा जो पे आउट बनेगा वो मुश्किल से 700 के हेर फेर में बनेगा, ठीक है। उसके बाद कंपनी 26 ऑर्डर अगर आप पूरा कर रहे हैं तो 700 की कमाई होगी दिन भर में? नहीं, 700 की कमाई होगी, प्लस कंपनी 350 का इंसेंटिव देगी। अब 1000 हो गया। अब 26 ऑर्डर डिलीवर करने में जो हमारी बाइक चलेगी वो 130 से 140 किलोमीटर चलेगी, तो आप अंदाजा लगा लीजिए पेट्रोल लग गया 250-300 रुपये का, 250 का मान लो, मरे से मरे 250 का तो लगेगा। अब 250 का पेट्रोल लग गया, अब आदमी 14-15 घंटे काम करेगा तो 100-150 रुपये का खाएगा। अभी मुंह बंद करके तो वो काम करेगा नहीं, ठीक है। मिला के अगर देखा जाए तो मिनिमम बचत जो कि 200-300 या 500 आ जाए। हाँ, 500 के हेरफेर में बचते हैं। सरकार के इस फैसले से गिग इकोनॉमी में काम करने वाले लाखों लोगों को राहत मिली है। अब देखना होगा कि कंपनियां सुरक्षा और काम के हालात सुधारने के लिए आगे क्या कदम उठाती हैं। गिग वर्कर्स यानी हर घर के जरूरत की सामान को जल्दी पहुंचाने वाली टीम। ये एक ऐसी टीम है जो लगातार हमें, आपको, किसी को जब आवश्यकता पड़ती है हम ऑनलाइन जेपिटो या तमाम इस तरह की जो ऑनलाइन सर्विस सेवा है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, बुक करते हैं सामान, और इनके पास एक टारगेट होता है समय सीमा, जिस पर
10 मिनट का समय के अंदर आपको खाने की सामान को पहुंचाना होता है, अन्यथा कैंसिल हो जाए। लेकिन इस पर कहीं न कहीं यूनियन के लड़ाई और सरकार में राज्यसभा में इस पर चर्चा होने के बाद सरकार ने इस नियम को हटा लिया है। मैं इस वक्त बात करूंगा, मेरे साथ आप देख सकते हैं तमाम टीम वही कहा जाए तो वही टीम है जो ज़रूरत पड़ती है तो हमारे और आपके सबके घरों पर सामान जो है दौड़ते हुए या चाहे जैसे भी जिस स्थिति में हो उस स्थिति में ले जा करके वहाँ पर सामान पहुँचाती है। मैं सबसे पहले इन लोगों से बात करूँगा, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार इन लोगों को पुनः दिखाएं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ना फिक्स सैलरी और ना फिक्स नौकरी, फिर भी इनको इस तरह का काम करना है। गिग वर्कर का मतलब होता है मिला तो कमाई, काम मिला तो कमाई, काम नहीं मिला तो कमाई नहीं। सरकार से हम निवेदन करते हैं कि 30 जनवरी से पहले जो हमारी और मांगे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए कि वर्कर तो ये हर घर की आवश्यकता है। हर घर में जब अर्जेंट होता है हम ऑनलाइन बुक करते हैं किसी भी सामान या किसी भी दवा या किसी भी तरह की कोई सामग्री, तो ये उनका एक टाइम होता है, उस टाइम के अंदर पहुंचते हैं और वहां पर डिलीवर करते हैं। ऐसे में इनको जो इनकी मांगे थी कहीं न कहीं 10 मिनट वाली जो टाइम था उसको सरकार ने वापस कर लिया, लेकिन अभी भी इनकी कई तरह की समस्याएं हैं जिस पर इनको इंतजार है कि इन बातों पर भी आगे, क्योंकि जिस तरह से हमने वर्कर से बात किया उन्होंने साफ तौर पर बोला कि हमारा एक्सीडेंट हुआ और हमें किसी तरह से ना कंपनी ने पूछा ना हमारे साथ कोई आया। तो ऐसे में भी कई तरह की इनकी मांगे हैं। इनको रोड सेफ्टी से लेकर के तमाम सुरक्षा के तहत इनको कुछ न कुछ बीमा के तौर पर भी इनकी मांगे हैं। तो ये तमाम इन लोगों की बातें। फिलहाल इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो संगठन अभी भी इस पर बातचीत करेगा और भी मांगे इनकी कई तरह की आग्रह कर रहे हैं कि सरकार जो है आश्वासन के तहत इस पर एक सरकार कार्रवाई करते हुए ये भी मांगे पूर्ण करे। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ती ठंड, घटती विजिबिलिटी और बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। ठंड का आलम तो यह है कि हिमाचल और उत्तराखंड से ज्यादा ठंड दिल्ली में कल न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। भीषण ठंड और कोहरा होने की वजह से ड्राइवर्स को काफी परेशानी हो रही है। प्रदूषण भी लगातार दिल्ली एनसीआर में खतरनाक लेवल में बना हुआ है। उत्तर भारत में कोहरे और ठंड से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में ठंड, कोहरे और प्रदूषण ने लोगों को जीवन को काफी मुश्किल कर दिया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है, जहां कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया। सभी AQI मॉनिटरिंग स्टेशन रेड जोन में है। ऐसे में लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। साथ ही घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट भी दिल्ली में जारी किया गया है। दिल्ली में मौसम विभाग की ओर से कोल्ड वेव और घने कोहरे छाए रहने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आने वाले दिनों में तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मयूर विहार के नोएडा दिल्ली रोड पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी थमती नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली में बढ़ती ठंड की वजह से कहीं न कहीं लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ा है। अगर देखा जाए तो बढ़ती ठंड, उसके साथ साथ घटती विजुअलिटी और उसके साथ साथ दिल्ली में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। कहीं न कहीं इन तीनों का ट्रिपल अटैक लोगों के जनजीवन पर खास देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मयूर विहार के पास नोएडा दिल्ली रोड पर। मैं अपने सहयोगी के माध्यम से सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए ये वही रोड है। अगर आप नोएडा से आते हैं तो दिल्ली में प्रवेश करते हैं, लेकिन आप विजुअलिटी देखेंगे तो यहाँ लगभग 10 मीटर की विजुअलिटी है। 10 मीटर से अधिक आप साफ नहीं देख सकते हैं। जो देखिए जो वाहन है यहाँ विजुअलिटी का साफ असर है कि उनकी गति पर ब्रेक लगा है। लगातार अगर देखा जाए तो स्पीड उनकी कम है। फॉग लाइट का लोग प्रयोग कर रहे हैं, लाइटें जला के चल रहे हैं क्योंकि विजुअलिटी कम है। लोगों को सतर्क और सुरक्षित होकर के चलना है। आम जीवन के लोगों पर खासा असर पड़ रहा है। लोगों को अगर कहीं जल्दी में जाना है तो उनके लिए भी उनको सोचना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन रविंदर के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली। जम्मू में गणतंत्र दिवस और ड्रोन घुसपैठ और पाकिस्तान की नापाक साजिशों को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन देका और जम्मू क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उनके साथ केंद्र और राज्य स्तर के कई शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे।
तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों का लगातार अभियान जारी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ड्रोन के जरिए हथियार गिराने की कोशिश, घुसपैठ की साजिश और सीमा पार से लगातार उकसावे की चालें हैं। इस बीच जम्मू में हाई लेवल सुरक्षा बैठक हुई, जिस पर पूरे देश की नजर टिकी है। एक तरफ जहां पूरे जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार ड्रोन से साजिशें कर रहा है, जहां पे कभी वो ड्रोन ड्रॉपिंग करके नार्कोटिक्स या फिर हथियार स्मगल करवाता है, और या फिर एक कहीं वो टो करने की कोशिश करता है कि कहां पर हमारे सुरक्षा बल मौजूद है और किस तरह से इस पूरे इलाके की रेकी करा के इन्फॉर्मेशन कराई जाए। और इसी को चलते आज इस कन्वेंशन सेंटर में जो है यहाँ पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग होने जा रही है, जिसको लेकर 2 दिवसीय दौरे पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसको लेकर लगातार यहाँ पर ये कोशिशें की जाएंगी, ये इन चीज़ों पे काम किया जाएगा, किस तरह से इस पूरे जो पाकिस्तानी हरकत है उसको किस तरह से नाकाम किया जाए। और इसी के चलते यहाँ पर आज एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका और अन्य शीर्ष सुरक्षा अधिकारी आज 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुँच रहे हैं, जिसमें वो पूरी तरह से समीक्षा करेंगे किस तरह से इस पूरे नेटवर्क के खिलाफ जो पाकिस्तान लगातार रचने की कोशिश कर रहा है जम्मू कश्मीर के खिलाफ, उसको किस तरह से ध्वस्त किया जा सके, और उसकी जो ये ड्रोन की कोशिश है जिससे वो कभी नार्कोटिक्स और कभी हथियार सप्लाई करने की कोशिश करता है, उसको किस तरह से खत्म किया जा सके। हालांकि जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पर लगातार जो है आतंक विरोधी अभियान चल रहे हैं, और इसको लेकर ही लगातार जो है सुरक्षा की कई अहम बैठकें हो रही हैं। और आज यहाँ पर इसी कन्वेंशन सेंटर में आज एक उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है, जिसमें सिर्फ सेंट्रल की टीम नहीं, उसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी और जितने भी खुफिया विभाग हैं उनके जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद होंगे, और इस पूरे ऑपरेशन को में किस तरह से तेज़ी लाई जाए इसके लिए एक बैठक की जाएगी। उसके बाद कल जो है एक इंटरनेशनल बॉर्डर का दौरा भी किया जाएगा, और ये भी वहाँ पर जाके पूरा जानकारी ज़मीनी हकीकत ली जाएगी किस तरह से वहाँ पर ऑपरेशन चल रहे हैं, और जो एक ड्रोन वाला जो मामला देखने में आ रहा है पिछले कुछ दिनों से लगातार, उसको कैसे काउंटर किया जा सके। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका जम्मू क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उनके साथ केंद्र और राज्य स्तरीय के कई शीर्ष सुरक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। ये दौरा सामान्य नहीं बल्कि जमीनी हालात को समझने और आतंक के नेटवर्क को तोड़ने की रणनीति तय करने के लिए है। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंक विरोधी अभियान चल रहे हैं, उसके चलते आज देखिए यहाँ पर एक सुरक्षा की समीक्षा बैठक होने जा रही है। इस कन्वेंशन सेंटर के बाहर हम खड़े हैं जहाँ पर ये बैठक आज होने जा रही है। इस बैठक में सिर्फ जम्मू कश्मीर के आला अधिकारी नहीं, उसके अलावा सेंट्रल की टीम्स भी यहाँ मौजूद हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें यहाँ पर ये पूरी समीक्षा की जाएगी किस तरह से लगातार जो ड्रोन मूवमेंट्स की जा रही हैं पाकिस्तान द्वारा बॉर्डर पर, उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जा सके, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से 15 दिनों में लगातार जब से ये नया साल शुरू हुआ है कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा जो मूवमेंट्स है यहाँ पर ड्रोन्स की हो चुकी हैं। और जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका और अन्य सुरक्षा अधिकारी आज सुबह 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुँच रहे हैं। हालांकि सिर्फ यहाँ पर मीटिंग ही नहीं होगी, ये इसके अलावा ये भी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी कि इस पूरे जो एक काउंटर ऑपरेशन जो चल रहे हैं वो किस तरह चल रहे हैं। इसके अलावा ये लोग कल जो है इंटरनेशनल बॉर्डर का दौरा भी करेंगे और वहाँ की ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि हालात कैसे बने हुए हैं और जो लगातार ड्रोन मूवमेंट्स हो रही हैं इसके पीछे क्या कारण होता है। हालांकि जो सूत्रों के मुताबिक अभी सामने कारण आ रहे हैं वो 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण ये है कि वो लगातार नार्कोटिक्स या नार्कोटिक्स और इसके अलावा हथियार की सप्लाई करना चाहता है। दूसरा, वो इन ड्रोन से ये टोहने की कोशिश कर रहा है कि कहाँ पर हमारी जो पोस्ट हैं और कहाँ पर कितनी सुरक्षा मौजूद है और एंटी ड्रोन जो इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं वो कहाँ पे लगाए हैं। लेकिन फिलहाल अभी लगातार जो है इसको लेके मीटिंग जो है उच्च स्तरीय मीटिंग जो है अभी यहाँ पर कुछ दिन में शुरू होने वाली है। कन्वेंशन सेंटर है जम्मू का, यहाँ पर मीटिंग शुरू होगी। इसके बाद ही इस पे ज़रूर चर्चा की जाएगी और लगातार जो आतंक विरोधी ऑपरेशन चल रहे हैं उनको और किस तरह से बढ़ाया जाए इसके बारे में बातचीत की जाएगी। यहाँ सीमा पार से हो रहे ड्रोन गतिविधियाँ, हथियार और नशे की तस्करी, घुसपैठ की कोशिशों और पर्वतीय इलाकों में चल रहे आतंक विरोधी अभियानों पर विस्तार से चर्चा हुई। खासतौर पर चर्चा पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हथियार और नशीले पदार्थ गिराने की साजिश पर, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर ठोस फैसले लेने की पूरी उम्मीद है। ये भी देखा जाएगा कि किस तरह से ड्रोन तकनीक का मुकाबला एंटी ड्रोन सिस्टम से किया जाए।
बैठक में जमीनी हालात का जायजा, फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवानों से बात और सुरक्षा प्रबंधों की खुद समीक्षा हुई। साफ है कि आतंक के खिलाफ अब सिर्फ संदेश नहीं, मैदान में जाकर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। जम्मू कश्मीर में हर साजिश का जवाब अब रणनीति, ताकत और तकनीक तीनों से दिया जाएगा। देश की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दिल्ली में अपराध को कितना कंट्रोल किया गया है, इसकी जानकारी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। पुलिस ने अब तक कई बड़े गैंग के अपराधियों को पकड़ने का दावा किया है, लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है, यह भी एक बड़ा सवाल है। दिल्ली पुलिस जो 2026 की सबसे बड़ी गैंगस्टर कार्रवाई का ढोल पीट रही थी, क्या वो ये भूल गई है कि अपराधी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं डरते बल्कि गोली से डरते हैं। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि गैंगस्टर, शूटर और लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम की कमर अब टूट चुकी है। इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये सवाल है। स्पेशल सेल, नॉर्थर्न रेंज, वेस्टर्न रेंज और 3 बड़े अफसर, 3 माइक और एक लंबी लिस्ट। इस ऑपरेशन की खासियत ये थी कि ये फ्राइडे रात में 8 बजे से लेके संडे रात को 8 बजे तक चला था। लगातार 48 घंटे चला ये ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन में 9000 के करीब पुलिसकर्मी, जो कि दिल्ली पुलिस की दोनों जोन से, जितने जिले हैं सभी से, क्राइम ब्रांच से और स्पेशल सेल से 9000 कर्मी जो हैं, इन्होंने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल और उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पे लगातार दबिश दी, और दबिश भी बड़े स्पेसिफिक तरीके से, कंसंट्रेटेड तरीके से, स्पेसिफिक गैंगस्टर्स की लीड्स पर, और इसमें 280 मेजर गैंगस्टर्स, जो मेजर और माइनर गैंगस्टर्स पकड़े हैं। जरा गौर कीजिए, पुलिस की गिनती पर आई आपको बताते हैं कि पुलिस किस कदर ऑपरेशन गैंग बस्ट को बताते हुए, अपनी पीठ थपथपाते हुए आंकड़ों की बाजीगिरी कर रही है। नंदू गैंग के 14, गोगी गैंग के 13, काला जठेड़ी गैंग के 9, गोल्डी बराड़ टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 15, नीरज बवाना गैंग के 5, हाशिम बाबा गैंग के 5, मंजीत महल गैंग के 4, कुल 280 गैंगस्टर पकड़े गए। 854 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रेड 4299 ठिकानों पे की गई थी। उनके 4299 हेड हाउस पे रेड की गई थी, जिसमें 6494 लोग राउंड अप किए गए थे। 6494 लोग राउंड अप किए गए थे, और इसमें से 854 गिरफ्तारियां की गई। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 854 गिरफ्तारियां की गई हैं, जो कि 690 मुकदमों में की गई हैं। 690 नए केस दर्ज किए गए हैं। इनके पास से 300 के करीब आर्म्स रिकवर हुए हैं, 130 के करीब एमिनिशन रिकवर हुआ है, 25 लाख प्लस कैश रिकवर हुआ है, 117 मोबाइल फोन मिले हैं, 28,000 प्लस जो लिकर के क्वार्टर्स हैं, बॉटल्स हैं, वो मिली हैं, और 118 केजी नार्कोटिक्स मिला है। लेकिन सवाल सिर्फ एक है कि क्या इसमें कोई डॉन था, या कोई मास्टरमाइंड था, या फिर ये सिर्फ मोहरे थे जिन्हें पकड़कर खेल जीतने का दावा किया गया
और अपनी पीठ खुद थपथपाई गई। सोमवार रात दिल्ली पश्चिम विहार के इलाके में जिम पर फिरौती को लेकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। कुछ घंटे के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सोशल मीडिया पर ऐलान हमने किया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वहां दिल्ली पुलिस ऑपरेशन खत्म और गैंगस्टर ऑन ड्यूटी। इससे पहले कि पश्चिम विहार फायरिंग की जांच शुरू होती, पूर्व दिल्ली के मधु विहार इलाके में एक बिजनेसमैन के घर फिरौती के लिए फायरिंग की गई और फिर इस बार भी नाम वही सामने आया, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ही ये फायरिंग कराई है। सवाल यही है, जब पूरी दिल्ली छानी जा रही थी तो ये शूटर आखिर किसके भरोसे बैठे थे? आखिर किसने इन्हें खुली छूट दे दी? क्या स्पेशल सेल सिर्फ पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही थी? क्या असली नेटवर्क अभी भी विदेशों से चल रहा है? पूरा नेटवर्क सोशल मीडिया से ऑपरेट हो रहा है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, लेकिन उसका गैंग दिल्ली में आज भी गोलियां चला रहा है। तो फिर सवाल साफ है, क्या है ये ऑपरेशन बस्ट? असल में एक ऑपरेशन इमेज बिल्डिंग था। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पीठ थपथपाने वाली पुलिस नहीं चाहिए, दिल्ली को चाहिए रिजल्ट। डराने वाले पोस्ट नहीं, बल्कि डरे हुए गैंगस्टर। क्योंकि जिस दिन गैंगस्टर सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेना बंद कर देंगे, उसी दिन माना जाएगा कि ऑपरेशन वाकई कामयाब हुआ। गैंगस्टर्स और उनके गुर्गों के खिलाफ लगातार 48 घंटे तक ऑपरेशन बस्ट चलाकर दिल्ली पुलिस ने उनकी कमर तोड़ने का दावा किया, लेकिन गौर किया जाए तो इस ऑपरेशन के खत्म होने के महज 24 घंटे के अंदर ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली में पश्चिम विहार और मधु विहार में ताबड़तोड़ फिरौती को लेकर एक के बाद एक 2 फायरिंग की वारदातों को अंजाम दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि इन फायरिंग की वारदातों को न सिर्फ अंजाम दिया गया, बल्कि सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जिम्मेदारी लेते हुए दिल्ली पुलिस को खुली चुनौती भी दी। इंडिया डेली के लिए रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपनी स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।